सेक्शन 89 के बाद अब जो हमारे पास सेक्शन आएगा यार, सेक्शन नंबर कौन सा है साहब? सेक्शन नंबर है 90। और ये सेक्शन जो है साहब, ये सेक्शन पहले 2 साल पहले 3 लाइन का सेक्शन हुआ करता था, फिर बाद में लॉ वालों का दिमाग चला, उन्होंने लेके साहब ये वाला सेक्शन 2 चार्ट का बना दिया, सब बहुत बड़ा सेक्शन बना दिया है। अब ध्यान से पहली बात तो हम करें कि भाई ये सेक्शन नंबर 90 है, जो सेक्शन नंबर कौन सा है आपका 90 वाला है, सब ये बोल रहा है कि भाई आप कंपनी को बनाना है एक रजिस्टर ऑफ एसबीओ। अब ये एसबीओ मतलब क्या होता है सब? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कंसेप्ट क्या है यार? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या है, इस कंपनी में डायरेक्टर कौन है? D1 D2। ये डायरेक्टर का तो पता चल जाएगा भाई एमसीए के रिकॉर्ड से कि भाई व्यक्ति कौन डायरेक्टर है, बट इसमें शेयर होल्डर कौन है इसका पता कब चलेगा? जब मेरी कंपनी एनुअल फाइलिंग करेगी, और एनुअल फाइलिंग में अगर उस शेयर होल्डर का नाम लिखा है तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये व्यक्ति शेयर होल्डर है इस कंपनी का, या इस व्यक्ति के पास इतने शेयर्स हैं। बट कंसेप्ट क्या होता है, एक कंपनी है, ये वाली कंपनी, इस कंपनी में किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसे लगा रखे हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट किसी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर साहब ए हैं और बी हैं। अल्टीमेटली इनका पैसा इस कंपनी में लगा है, बट ये चैनल के थ्रू लगा है। तो लॉ चाहता है कि हमको तो ऐसे व्यक्ति आइडेंटिफाई करो जो एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं, जो एक्चुअल में फंडिंग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस, उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब देखा जाए तो साहब ये बेनिफिशियल ओनर तो हैं, बट लॉ ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके पास 25% या इससे ज्यादा की होल्डिंग है, ऐसे पर्सन को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। सब बेनिफिशियल ओनर तो वो व्यक्ति भी है जिसके पास एक सिक्योरिटी है, एक शेयर है, बट हम बात करेंगे सब बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट में, तो सिग्निफिकेंट में 25% से ज्यादा की बात है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले तो आप खुद बोल लो कि भाई मैं एसबीओ हूं, या फिर कंपनी क्या करेगी साहब, कंपनी आइडेंटिफाई करेगी कि यार मिस्टर ए तो एसबीओ नहीं है, बट मिस्टर ए को पता है ऐसे व्यक्ति का नाम जो एसबीओ हो सकता है। तो ये है आपका एसबीओ का कॉन्सेप्ट, ये है इसका लॉजिक कि भाई एसबीओ का कॉन्सेप्ट क्यों आया है। ठीक है, चले। तो लॉ ने क्या बोला, एवरी इंडिविजुअल, सबसे पहला वर्ड है एवरी इंडिविजुअल, जो व्यक्ति खुद अकेले काम कर रहा है या विद टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट, या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पर्सन जो सबके साथ मिलकर काम कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे। मतलब मिस्टर ए खुद काम कर रहे हैं या मिस्टर जे के साथ काम कर रहे हैं जो आउटसाइड इंडिया है, या किसी ट्रस्ट के साथ में। लॉ ने बोला आपने अकेले या इन सब के साथ मिलकर अगर आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, कितना प्रतिशत का, ऑफ नॉट लेस देन, कम से कम कितना परसेंट यार कवर है, 25% या इससे ज्यादा अगर कवर है इन दी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, या आपके पास शेयर्स तो नहीं है बट आपके पास राइट टू एक्सरसाइज है, या एक्चुअली एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल। कंट्रोल कौन सा वाला, जो सेक्शन 2 क्लॉज 27 में है। और सेक्शन 2 क्लॉज 27 क्या बोलता है, भाई आपको मेजोरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट है तो हम कंट्रोल की बात करेंगे, या आपको पॉलिसी मेकिंग में राइट है तो आपको हम कंट्रोल की बात करने वाले हैं। ओवर द कंपनी, लॉ ने बोला ऐसे व्यक्तियों को, मतलब जो व्यक्ति, ध्यान से, जिस व्यक्ति के पास 25% या इससे ज्यादा के शेयर्स हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल एक्सरसाइज करता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 27, ऐसे व्यक्ति को हम एसबीओ बोलने वाले हैं। और जो भी ये पर्सन है, ये व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाली, लॉ ने लिख दिया शेल मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी। आपको किसको डिक्लेरेशन देना है, कंपनी को, स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट, राइट। आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट किस चीज का है वो बताओ, विद इन सच पीरियड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और राइट्स और एनी चेंजेस देयर इन, राइट।
आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया मैं आपकी कंपनी का एसबीओ हूं। ये हुआ एक पार्ट, राइट। यहां पर वो पर्सन ने बताया, provided that the central government may prescribe a class or classes of persons who shall not be required to make a declaration under this subsection। लॉ ने अलग से बोल दिया है कि भाई कुछ कुछ व्यक्तियों को इनको एसबीओ, भले ही वो एसबीओ हो, फिर भी इनको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। पहला, एवरी कंपनी, मतलब ऐसी क्लास ऑफ पर्संस की बात करी है, एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय द इंडिविजुअल्स विच कंटेन उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी, सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको उसकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। जो आपने ये रजिस्टर बनाया है, ये रजिस्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा by any member of the company on payment of fees। Every company shall file a return। आपको सबसे पहली बात तो भाई आपको एक रजिस्टर बनाना है। ये रजिस्टर का होगा इंस्पेक्शन। इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है साहब, एक रिटर्न फाइल करना है आरओसी को, containing name, address and details as may be prescribed। Every company shall take necessary steps to identify an individual who is a SBO in relation to the company, require him to comply the provision of this section। लॉ ने बोला यार किसी किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर आपने प्रॉपर रजिस्टर बनाया है, वो रजिस्टर का हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो रजिस्टर आप रिटर्न के फॉर्म में आरओसी को फाइल कर सकते हैं, ऐसे को हमने एग्जम्पशन दे दी है। ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट ये सेक्शन का। और याद रखना साहब, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या बोल रहा है वो पकड़े बहुत ध्यान से। अ कंपनी शैल गिव नोटिस टू एनी पर्सन। सब कंपनी ने नोटिस दिया शर्मा जी को, वेदर और नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। शर्मा जी एक व्यक्ति हैं, मेरी कंपनी ने लेके सब नोटिस दिया किसको, शर्मा जी को। वेदर और नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी whom the company knows or has reasonable care to believe। अब मेरी कंपनी को शक है कि यार शर्मा जी के पास, whom the company knows or has reasonable cause to believe that, कि भाई शर्मा जी एसबीओ हैं, एक बात, या शर्मा जी तो एसबीओ नहीं है बट शर्मा जी को नॉलेज है ऐसे व्यक्ति की जो एसबीओ है, फॉर एग्जाम्पल वर्मा जी। अरे भाई शर्मा जी तो फर्स्ट वाले में एसबीओ नहीं है, बट शर्मा जी को पता है कि यार कौन सा व्यक्ति है जिसके पास 25% किसी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज, या किसी और व्यक्ति के पास नाम बताएं। या फिर कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर था कंपनी में पिछले 3 साल में ऑन विच द नोटिस इज इशूड, और जो पहले एसबीओ में रजिस्टर्ड नहीं था। अरे भाई पहले एसबीओ में रजिस्टर्ड था तो हमें जरूरत नहीं है। तो ये 3 केस में कंपनी किसी भी व्यक्ति को नोटिस दे सकती है, भले ही वो व्यक्ति मेंबर है या नहीं है। याद रखना यार सेक्शन 90 की पावर जो कंपनी को दे रखी है साहब, ये बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। आप भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को, विदेश में भी किसी भी व्यक्ति को ये नोटिस दे सकते हैं पूछने के लिए। जिस व्यक्ति को नोटिस दिया है साहब बाय नोटिस, उस व्यक्ति को कंसर्न पर्सन 30 दिन के अंदर नोटिस से इंफॉर्मेशन देगा। द कंपनी शेल वेयर दैट पर्सन फेल्स टू गिव द कंपनी द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय नोटिस विद इन द टाइम। अच्छा, नोटिस दिया, शर्मा जी ने इंफॉर्मेशन दे दी, अच्छी बात है, बट दूसरा पहलू क्या है, अगर शर्मा जी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है या फिर इंफॉर्मेशन तो दी थी बट साहब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी किसको, कंपनी को, तो लॉ ने बोला यार कंपनी अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को 15 डेज के अंदर, जब से नोटिस की समय सीमा खत्म हो रही है, और रिक्वेस्ट क्या करेगा कि सर आप एक ऑर्डर इशू करो। ऑर्डर कौन इशू करेगा, ट्रिब्यूनल, डायरेक्टिंग दैट द शेयर्स इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। सब जो ये शेयर्स पर सवाल उठ रहे हैं इन पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई इनको ट्रांसफर नहीं कर पाना है, इनके रिस्पेक्ट में कोई भी राइट्स हैं उन सारे के सारे राइट्स को सस्पेंड कर देना है। चले, तो ये है हमारा सेक्शन 90 का फर्स्ट
चार्ट। फर्स्ट चार्ट में हमने क्या देखा भाई, पहला वाला पॉइंट देखा कि भाई जो व्यक्ति एसबीओ है, मतलब आपके पास 25% या इससे ज्यादा के शेयर्स हैं या फिर आपका कंट्रोल है सेक्शन 2 क्लॉज 27 वाला, तो आपको हमने बोला है एसबीओ, आपको कंपनी को अपना नाम रजिस्टर में मेंटेन करना है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी किसी व्यक्ति को मना कर सकती है भाई, एग्जम्पशन दे सकती है डिक्लेरेशन से, जब 3 कंडीशन फुलफिल हो। पहला, कंपनी ने रजिस्टर बनाया हो, उस रजिस्टर का इंस्पेक्शन होता हो और उसका रिटर्न फाइल आरओसी को होता हो। तीसरा, कंपनी को शक है कि यार एक पर्सन है, ये पर्सन, हमने एग्जाम्पल में लिया था शर्मा जी का नाम, भाई शर्मा जी का, तो लॉ ने बोला 3 बातें, 1 2 3। पहली बात क्या बोल रहा था भाई, कंपनी को शक हो रहा है कि ये व्यक्ति मेंबर है या नहीं है, नहीं पता, बट कंपनी ने इसको नोटिस दिया कि भाई ये एसबीओ हो सकता है। ये तो एसबीओ नहीं है, बट इस व्यक्ति को पता कि कौन एसबीओ है, तो नाम बता भाई तू। या कोई व्यक्ति पिछले 3 साल में एसबीओ था, मतलब उसके पास 25% या उससे ज्यादा की होल्डिंग थी और उसने पहले डिक्लेरेशन नहीं दिया था, ऐसे व्यक्तियों को अपना नोटिस का जवाब देना है 30 दिन के अंदर, राइट। आपको नोटिस इश्यू करेगा, 30 दिन का वक्त देगा। नोटिस इश्यू करा आपने, लेके शर्मा जी ने इंफॉर्मेशन, अब 2 बातें, या तो शर्मा जी ने इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, दी है या नहीं दी है। लॉ ने बोला साहब अगर नहीं दी है तो आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई करो, एनसीएलटी को 15 डेज के अंदर, और दी थी बट आपको, फिर 2 बातें साहब, सेटिस्फैक्ट्री लगी या सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। अगर सेटिस्फैक्ट्री लगी तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास घूमो, नहीं लगी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री, तो लॉ ने बोला साहब समस्या हो सकती है वहां पर। इन दैट केस अगर आपको तो भी आप ट्रिब्यूनल का अप्लाई कर सकते हो, और कंपनी रिक्वेस्ट करेगी ट्रिब्यूनल को कि सर ये जो शेयर्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में सवाल उठ रहे हैं, इनके लिए आप ट्रांसफर मना कर दो, जो भी राइट अटैच्ड थे वो सब मना कर दो। ये है हमारा फर्स्ट चार्ट सेक्शन नंबर 90 का जो हमने बात की है। चले सेक्शन नंबर 90 का सेकंड चार्ट की बात करें। अब ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करी आप, अब डिसीजन कौन देगा यार, ट्रिब्यूनल देगा। ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 7, ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अरे भाई ये तो एक आपको उम्मीद पार्टी कंसर्न को देनी पड़ेगी, मेक सच ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट्स अटैच्ड विद द शेयर्स, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा वो 60 दिन के अंदर, और सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। The company or the aggrieved person by an order of the tribunal may make an application to the tribunal for relaxation or lifting of restriction। मतलब ट्रिब्यूनल को लगा कि नहीं यार साहब ये कंपनी बिल्कुल सही बोल रही है और ये व्यक्ति चोर है साहब, तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उस रिस्ट्रिक्शन को आप फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो पर्सन चैलेंज कर सकते हैं 1 साल के अंदर रिव्यू करने के लिए। Provided that if no such application has been filed within a period of 1 year from the date of the order, such shares shall be transferred without any restriction to the authority। तो लॉ ने बोला फिर वो कहाँ चले जाएंगे, वो सरकार के जमा हो जाएंगे IEPF वाले अकाउंट में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाले अकाउंट में वो शेयर्स जमा हो जाएंगे। अगर 1 साल में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है या कोई लगाई गई थी बट उसके रिस्पेक्ट में अभी भी ट्रिब्यूनल अपने डिसीजन पे फिक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के लिए कोई रूल्स वगैरह फ्रेम कर सकता है। अब डिफॉल्ट पेनल्टी पार्ट, अगर किसी व्यक्ति ने डिक्लेरेशन नहीं दी है जो आपको रिक्वायर्ड थी फर्स्ट चार्ट में, तो लॉ ने बोला भाई 50,000 का तो तेरे ऊपर फाइन है, और अगर कंटिन्यू रहा तो 1,000 रुपए पर डे का फाइन है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का फाइन है। If a company required to maintain, register and file the information, required to take necessary steps, अगर नहीं करा, या आपने इंस्पेक्शन रजिस्टर बनाया था बट रजिस्टर का इंस्पेक्शन नहीं कराया, ये तो उस व्यक्ति विशेष पर हो गया, और ये वाला किस पर हो गया, कंपनी पर हो गया। तो कंपनी पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। अगर कंटिन्यू रहता है तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी है यार, 5 लाख रुपए।
कंपनी के ऑफिसर ने डिफॉल्ट करी तो 25,000 रुपए इसके ऊपर, फेलियर रहा तो 200 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। और अगर किसी व्यक्ति ने, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई इंफॉर्मेशन गलत दी थी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, या आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी बट आपने उस वाली इंफॉर्मेशन को छुपा लिया था। सप्रेस मतलब क्या होता है साहब? छुपा लेना। एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर। तो लॉ ने बोला टेंशन नहीं करो यार, आपके लिए 447 वाला सेक्शन बैठा है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा वाला? 90 वाला, जो हमने बात की है।